नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। आपको बता दें, वडोदरा में पुल टूटा है, 9 की मौत हो गई है। वहीं वडोदरा पुल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे, राजस्थान के चूरू में प्लेन क्रैश हो गया है। नामीबिया में पीएम मोदी को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। वहीं यूपी में जोरों पर है कांवड़ यात्रा की तैयारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर नामीबिया पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत किया गया। विंडहॉक में लैंड करते ही पीएम मोदी के स्वागत में नामीबिया का मशहूर वाद्य यंत्र नगोमा बजाया गया। इस वाइब्रेंट वेलकम को देखकर पीएम खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद भी नागोमा पर अपना हाथ आजमाया, जो लंबे ड्रम जैसा होता है। इस दौरान कलाकारों ने नामीबिया के पारंपरिक नृत्य पेश किए। पीएम मोदी के दौरे के दौरान वहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी बजाया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतरिम चरण में नामीबिया पहुंचे हैं। ये 27 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा है और भारत नामीबिया संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। ये यात्रा भारत के ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, खनिज संसाधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। शाम 5 बजे 5:20 तक पीएम मोदी हीरोज एकर में नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुमोजा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 5:35 से 6:50 तक राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज में भाग लेंगे। रात 8:50 से रात 9:30 बजे तक वे नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें भारत नामीबिया संबंधों और ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा। रात 11:25 पर वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, ये यात्रा भारत की अफ्रीका नीति और आगामी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के लिए महत्वपूर्ण है। नामीबिया के यूरेनियम, हीरे, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज भारत की स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जरूरत के लिए रणनीतिक है। भारत का यूपीआई सिस्टम नामीबिया में लागू करने पर भी सहमति होगी। ये दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व को और मजबूत करेगा। राजस्थान के चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल से 20 लोगों के शव बरामद हुए हैं और घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। ग्रामीणों की सूचना के अनुसार आसमान में तेज आवाज के बाद खेतों में आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया। दुर्घटनाग्रस्त विमान भारतीय वायुसेना का जैगुआर है। शव के पहचान की प्रक्रिया और सेना और स्थानीय प्रशासन की ओर से की जा रही है। जैसे ही हादसे की खबर फैली, रतनगढ़ में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सेना की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है ताकि घटनास्थल को सील कर जांच पड़ताल शुरू की जा सके। विमान क्रैश के तुरंत बाद खेतों में आग लग गई थी, जिसे ग्रामीणों ने अपनी ओर से बुझाने का प्रयास किया। घटना के विस्तृत कारणों की पुष्टि सेना की ओर से की जाएगी। बताया जाता है कि प्लेन एक पेड़ पर गिरा, जिससे पेड़ भी पूरी तरह जल गया है। जिस जगह पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह इलाका रेगिस्तान का है। चूरू के रतनगढ़ में प्लेन क्रैश का ये बड़ा हादसा सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में एक बड़ा हादसा हो गया, जब वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल भरभराकर गिर गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। पुल के गिरते ही 5 वाहन सीधे नदी में जा गिरे, जिनमें एक ट्रक और एक पिकअप वाहन अब भी नदी में फंसे हुए हैं। यह हादसा पादरा क्षेत्र में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुल गिरने के स्थान पर नदी में पानी जमा है। 45 साल पुराना ये ब्रिज
मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारियों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम नाव की मदद से घटनास्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन नदी में पानी कम होने और कीचड़ के जमा होने की वजह से वे मौके तक नहीं पहुंच पा रहे। पानी में गिरे वाहनों को निकालने की जद्दोजहद में अधिकारी लगे हुए हैं और पुलिस टीम भी कीचड़ से वाहनों को निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई हैं। 45 साल पुराना ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड़ जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। लोगों ने कहा कि हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हादसे के बाद तुरंत ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक स्थानीय युवक ने बताया कि हम सुबह से ही बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अब तक 9 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है और एक बच्चा लापता है। इस दौरान हमें प्रशासन और अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिली है। इनका यह भी कहना है कि 45 साल पुराने इस पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण आज ये हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हादसे के लिए पूरी तरह से प्रशासन ही जिम्मेदार है। अपने शुरुआती दौर में ही बारिश ने देश भर में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जहां भारी बारिश के चलते कई प्रदेशों में हालात खराब नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड सहित कई अन्य प्रदेशों में भी मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को भारी बारिश जारी है। अयोध्या में घरों में पानी भर गया है। प्रयागराज में बारिश के पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और 80 घाट तक पानी पहुंच गया है, जिसके चलते गंगा आरती का स्थल बदला गया है। उन्नाव में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये पिछले दिनों से 3-4 डिग्री कम था। बारिश के दौरान हवाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नर्मदा उफान पर है। मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया जिले बाढ़ की चपेट में है। छतरपुर के बांध सुजारा डैम के 12 गेट खोले गए हैं। दमोह में सतधरु साजली बांध के 3-3 गेट खोले गए हैं। वहीं जबलपुर के बरगी डैम के 17 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र के बराज गांव में मंगलवार को 5 किसान और एक महिला कटान नदी और श्यामरी नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला ने बताया कि ये लोग दोनों नदियों के बीच स्थित खेतों में बुआई के लिए गए थे। बारिश के चलते जलस्तर अचानक बढ़ गया और सभी टापू पर फंस गए। मध्य प्रदेश के बैतूल के बीजादेही थाना क्षेत्र में बोलेरो नदी में बह गई। घटना ढोडरामऊ गांव के पास मोरड की नदी की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने ड्राइवर और गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शी विनोद ने बताया कि बोर्ड 1 गांव के शिक्षक गौतम चिचोली की ओर से जा रहे थे। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद उन्होंने बोलेरो रफ्ते पर उतार दी। तेज बहाव में गाड़ी बह गई। महाराष्ट्र के नागपुर की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते न्यू नरसाला इलाके में घर और गाड़ियां पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए नागपुर नगर निगम ने राफ्ट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। मंगलवार को चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट के पास मुख गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। एसडीआरएफ ने बताया कि जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगले 4 दिन राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर भारत में गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत की ओर से बातचीत की अगुवाई कर रहे चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल शुक्रवार को वाशिंगटन से दिल्ली लौट आए हैं।
माना जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ कई अहम बिंदुओं पर बातचीत पूरी कर ली है, लेकिन एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कुछ मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे के आसपास अमेरिका 15 देशों को ट्रेड डील से जुड़ी चिट्ठी भेजेगा, जिसमें भारत का नाम भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस चिट्ठी में किस प्रोडक्ट पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, इसका जिक्र होगा। यूएस ने टैरिफ की डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई है। पहले ये ड्यूटी 9 जुलाई से लागू होनी थी, लेकिन अब ये 1 अगस्त से प्रभावी होगी। अमेरिकी समय के अनुसार शुक्रवार सुबह, जबकि भारत में रात 9:30 बजे चिट्ठी जारी होगी। इसमें हर देश को बताया जाएगा कि अमेरिका उनके किन सामानों पर कितनी ड्यूटी लगाएगा। वहीं अगर हम जानें कि भारत की तरफ से क्या हुआ, तो भारत ने अमेरिका को ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर के अधिकांश अमेरिकी सामान पर ड्यूटी नहीं घटाएगा। भारत की मांग अमेरिका स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाए या घटाए। उम्मीद है कि अमेरिका अपने कई इंडस्ट्रियल गुड्स पर भारत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 10% की ड्यूटी जारी रह सकती है। इस डील से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर को राहत मिल सकती है। साथ ही डॉलर रुपया मूवमेंट, मेटल, स्क्वाट और ऑटो कंपोनेंट कंपनियां पर बाजार की नजर रहेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि वे अपने घरेलू किसानों और ऑटो इंडस्ट्री के हितों के खिलाफ कोई डील नहीं करेगा। इसलिए यूएस के कृषि और ऑटो सेक्टर से जुड़ी कुछ मांगे अभी भी अटकी हो सकती हैं। बता दें कि आज रात 9:30 बजे आने वाली अमेरिकी चिट्ठी से साफ हो जाएगा कि भारत यूएस ट्रेड डील कितनी संतुलित और फायदेमंद रही। हालांकि भारत को कुछ क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन ड्यूटी छूट में सीमित गुंजाइश की संभावना भी बनी हुई है। वहीं भारत की कोशिश है कि आईटी, टेक्नोलॉजी, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को अमेरिका में ज्यादा एक्सेस मिले, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम को नुकसान ना हो। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में खड़ा सैकड़ों साल पुराना पेड़ बरसात और तेज हवाओं के बीच गिर गया है, जिसकी चपेट में दुकान और मंदिर परिसर की पुलिस चौकी आ गई। पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस दौरान तेज हवाएं भी देखने को मिल रही हैं। बात करें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर की, तो यहां पर परिसर में खड़ा सैकड़ों साल पुराना पेड़ बरसात और तेज हवाओं के कारण गिर गया है। इस दौरान इस पेड़ के गिरने की चपेट में दुकान और मंदिर परिसर की पुलिस चौकी भी आ गई है। पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बाराही धाम देवथुरा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला इस साल 5 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य आकर्षण बग्वाल 9 अगस्त को संपन्न होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मेला समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ विभागीय अधिकारी, व्यापार मंडल प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, इस साल मेले में जो हमें एक्सपेक्टेशन है, लगभग 1.5 लाख के करीब, 1 से 1.5 लाख के बीच में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पुलिस व्यवस्था का पहलू है वो यातायात प्रबंधन है। उसमें हमने सीओ चंपावत को नोडल बना के इसमें बृहद स्केल पे यातायात प्लान बनाने जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे वीआईपीज़ का आगमन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है, तो उनके प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर की जाएगी। उसके अलावा श्रद्धालुओं में भारी संख्या में महिला तथा छोटे बच्चे, इनका भी आगमन होता है, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिसकर्मी भी पर्याप्त संख्या में यहाँ पे तैनात किए जाएंगे।
एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती जहाँ पर आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग करेंगे। सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है और मेला जो है ये हमारे जो संस्कृति है उसकी एक धरोहर है। ये मेला प्रत्येक वर्ष जो है इसका संचालन किया जाता है। इस बार ये 5 तारीख से 16 अगस्त तक ये है। मुख्य कार्यक्रम 9 अगस्त के बारे में बताया गया है। मेले को सफल बनाने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और संसाधन जो यहाँ पर दिए जाने हैं उसके संबंध में आज मेला समिति और जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनको साथ लेकर के उसमें बैठक हुई है। साथ ही राज्य सरकार इस मेले के माध्यम से जो लाभकारी योजनाएं हैं और अन्य जो हमारी कार्य हैं उसको भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके बीच पहुंचाना का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। देश के कोने कोने से इस यात्रा में 4 करोड़ लोग शामिल होते हैं। कावड़ियों की सुरक्षा और कावड़ के नियमों का पालन कराने के साथ साथ यात्रा को व्यवस्थित करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कावड़ मार्गों पर वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है और इसके साथ साथ कावड़ यात्रा में नशा मुक्ति का भी संदेश दिया जा रहा है। कावड़ियों से कावड़ के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इंटरस्टेट अधिकारियों की मीटिंग भी हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी राज्यों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने साथ ही में ये भी कहा कि कावड़ यात्रा पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा है। कावड़ यात्रा में देश भर के लोग शामिल होते हैं। सीएम ने कहा कि कावड़ बड़ी हो जाती है, कावड़ कितनी बड़ी रखनी है, डीजे का साउंड कितना रखना है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की भी इस दौरान अपील की गई है। हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव तो चल ही रही है और हम चाहते हैं कि सभी यात्राओं की तरह कांवड़ यात्रा भी पूरी तरह से स्वच्छ हो, शुद्ध हो, हर प्रकार से प्रमाणिक हो। आपको बता दें, उत्तराखंड में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेता 3 उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इन युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। 2 से 6 जुलाई तक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 स्वर्ण, 24 रजत और 12 कांस्य पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इस जीत में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। 12 से 15 जून तक देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड के 3 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के लीलम के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। ये इलाका चाइना बॉर्डर के करीब है और भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया है। इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी पहाड़ियां टूटना शुरू हो गई। लैंडस्लाइड के कारण लीलम पातो रोड पूरी तरह से बंद है। बीआरओ की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड आने के कारण रोड खुलने में खासा वक्त लग सकता है। ये रोड मुनस्यारी को मीलम घाटी से जोड़ता है। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश रुकने के बाद ही पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें नीलम घाटी की, तो नीलम घाटी में भी भारी लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जहां पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के नीलम के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा इस दौरान भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ये इलाका चाइना बॉर्डर के करीब है और भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे, जहां वे बौद्ध प्रांत अध्यक्ष काजी इमरान लतीफ के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि सरकार पाठशाला के बजाय मधुशाला खोल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट के जरिए एनआरसी की जा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोगी है। यहाँ विकास की नहीं बल्कि जाति धर्म की लड़ाई में लोगों को उलझाकर रखा जाता है। बड़ा मुद्दा हमारे लिए इस समय है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का बंद होना। 26,000 सरकारी स्कूल पहले ही यूपी में बंद हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता, 4 साल में 42 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से वंचित हो चुके हैं और अब 5,000 नए सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं और ये आंकड़ा मेरे ख्याल से 27,000 का है। ये तो एक पहली खेप है। स्कूल तो बंद करेंगे 27,000, 26,000 पहले बंद किया, 27,000 अब बंद करेंगे और 27,308 नई मधुशालाएं खुल गई। तो हमने इसीलिए नारा दिया है कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, स्कूल बचाओ अभियान जो कल से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। किसी आप कांवड़ के नाम पे नेम प्लेट लोग लगवा देंगे, कोई लिखेगा अपने जाटव ढाबा, निषाद ढाबा, तो आपके लोग जाके उसकी चुटिया काट दें। वहीं प्रयागराज में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और तैयारियों पर एसीपी अजय पाल शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, आगामी कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। इस संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 7 जोन में बांटा है और फिर सेक्टरों में बांटा गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा, उनकी सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। यातायात मार्गों की योजना बनाई गई है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। अन्य जिलों के साथ ही समन्वय स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 तारीख से कांवड़ यात्राएं शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर है। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और तैयारियों को लेकर एसीपी अजय पाल शर्मा का भी बयान सामने आया है। आगामी कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 7 जोन में बांटा है और फिर सेक्टरों में क्षेत्रों को बांटा गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा, उनकी सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। यातायात मार्गों की योजना बनाई गई है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। अन्य जिलों के साथ ही समन्वय स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें, अब सावन माह शुरू होते से ही विभिन्न प्रदेशों से कांवड़िए पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनकी सुगमता को देखने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और सभी क्षेत्रों को सुपर जोन में बांटते हुए प्रशासन की ओर से ये काम किया जा रहा है। आपको बता दें, 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा की तैयारी अब जोरों पर है और तैयारियों को अंतिम चरण पर देखा जा रहा है। तैयारियों पर एसीपी अजय पाल शर्मा का भी एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि 11 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है और इस संबंध में हमने क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 7 जोन में बांटा है और फिर क्षेत्रों को सेक्टरों में बांटा गया है ताकि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी जाए। कांवड़ियों को लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कांवड़ियों की सुरक्षा, उनकी सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND24। नमस्कार।